नमस्कार एंड वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। मैं हूं दिवाकर। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन में, उनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो इस कड़ी में हम देखेंगे, लगभग मेरा प्रयास है 2017 से लेकर 2025 तक हम इसे सॉल्व कर लें। ठीक है। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि इस बीच सिलेबस चेंज हो गया है सर। तो सिलेबस चेंज हो गया, लेकिन जीएस और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी इन एंड आउट, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली सीधा अभी भी कोर्स में है। हाँ, कुछ एक चीज़ ऐसी है कि जो 2019 में जो सिलेबस चेंज हुआ था उसके पहले जैसे कि एक्ट आते थे, वो एक्ट अभी नहीं है। उसके बदले में रिप्लेसमेंट ऑफ एक्ट्स हमारे पास क्या आ गए हैं, आयोग आ गए हैं। ठीक है, भले ही वो एक लाइन में। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। ये है 2018 का पेपर प्रीलिम्स का। स्टार्ट करें। तो देखो, पहला क्वेश्चन बोल रहा है मध्य प्रदेश के राज्य पक्षी का नाम क्या है। मोर, मोरहेन, शाही बुलबुल, पैराडाइज फ्लाई कैचर और तोता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शाह बुलबुल या शाही बुलबुल। क्लियर है। एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है। एनजीटी क्या होगी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल जनरल ट्राइब, न्यू जनरल ट्राइब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्राइब। तो क्या होगा, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कब बना है, तो 18 अक्टूबर 2010 को बना है। नई दिल्ली में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। और आपसे अगर पूछा जाए कि और यहाँ की ब्रांच कहाँ है या फिर रीजनल क्वार्टर्स कहाँ पर, रीजनल ऑफिसेज कहाँ हैं, तो आपको बता देना है कि पूर्व में जाएंगे कोलकाता में है, पश्चिम में जाएंगे पुणे में है, मध्य में जाएंगे भोपाल में है, दक्षिण में जाएंगे तो चेन्नई में। तो टोटल आपके पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 5 निकल के आ जाएंगे नई दिल्ली को मिला के। अब पूछ रहा है भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है। मध्य प्रदेश, केरल, सिक्किम, अरुणाचल। तो आप सभी ने कभी ना कभी सुना होगा, सिक्किम इस मामले में अग्रणी रहा है। ठीक है। मेट्रोपॉलिटन शहरों में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य वायु प्रदूषक होते हैं। O3 मतलब ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड और SO2, कार्बन डाइऑक्साइड और NO2, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर मुख्य वायु प्रदूषक में इन्होंने क्वेश्चन डिलीट कर दिया था फाइनल आंसर की में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मुख्य वायु प्रदूषक की लिस्ट में क्या आता है, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। ये क्वेश्चन गलत हो गया था। ठीक है। आप अगर देखोगे तो जब आपका PUC, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट जब बनता है व्हीकल का, तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, आपका सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी मात्रा विशेष कर चेक की जाती है। इसके अलावा नॉक्स भी चेक किया जाता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, कि जो आपके ऑक्साइड्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी औषधीय फसल है। गन्ना, घृत कुमारी। घृत कुमारी को क्या बोलते हैं हम, घृत कुमारी आपने सुना होगा, बहुत जाना पहचाना नाम है जिसको हम बोल देते हैं एलोवेरा। क्या बोलते हैं हम लोग, एलोवेरा। ठीक है। तो एलोवेरा को आप कहाँ यूज करते हैं, एलोवेरा को आप औषधीय चीजों में यूज भी करते हैं। आपने देखा भी होगा, एलोवेरा जूस आता है, एलोवेरा फेस वॉश आते हैं, फेस क्रीम में लगता है, और कई सारे इसके उपयोग हैं। ठीक, आगे बढ़े। हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है रासायनिक ऊर्जा में, बी भौतिक ऊर्जा, सी बोल रहा है ए और बी दोनों, या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा का क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में इस रूपांतरण हो जाता है। और पौधे क्या करते हैं, मेन आपका फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं दिन में, जब रोशनी रहती है सूर्य की, पत्तियां यही काम करती हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 80 से 100 हर्ट्ज, 2 लाख से 4 लाख हर्ट्ज और 0 से 20 हर्ट्ज। तो क्लियरली सभी को पता होगा क्या होता है श्रव्यता की सीमा। फिर आप चमगादड़ को देख सकते हैं, फिर इसमें आप देखें तो कई सारी यहाँ पर लिमिट्स आती हैं, लेकिन जो मनुष्य है उसकी सीमा 20 से 20,000 हर्ट्ज के लिए आपको देखने मिलती है। तो सही आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा मरुस्थल है, डेजर्ट। सिंधु क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, असम का क्षेत्र, मध्य भारत का क्षेत्र। तो देखो यहाँ ये बहुत अच्छा सवाल है 8वें नंबर का। मध्य भारत का क्षेत्र डेजर्ट नहीं है, असम के क्षेत्र में कोई भी डेजर्ट नहीं है। यहाँ पर उल्टा ब्रह्मपुत्र नदी है जो भारत में वॉल्यूम वाइज देखेंगे पानी सबसे ज्यादा लेके चलती है। गंगा क्षेत्र में कोई भी डेजर्ट नहीं है। अब आप देखोगे तो सिंधु क्षेत्र जरूर आपको देखने मिलता है, ऊपर आप देखोगे तो वहां पर क्या मिलता है आपको, मरुस्थल देखने मिलता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें, अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 20 अप्रैल, 5 जून, 22 अप्रैल या फिर 3 मार्च? क्लियर? तो इसका बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी से बनेगा। कब आएगा इसका आंसर? तो 22 अप्रैल को आ जाएगा। 5 जून को आप देखोगे तो स्टॉकहोम समझौते से क्या आ जाएगा? स्टॉकहोम कन्वेंशन से आपका आ जाता है पर्यावरण। क्लियर है? अब आपको बताना है 3 मार्च को क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। द बर्निंग फॉरेस्ट की पूछ रहा है, सुमेलित कौन सा नहीं है? बर्निंग फॉरेस्ट किसकी पुस्तक है? तो नंदिनी सुंदर की। वन इंडियन गर्ल चेतन भगत की। जन्ना ऑफन केम टू अवर हाउस किरण दोषी की। और आइलैंड ऑफ लॉस्ट गर्ल्स कुणाल बासु की। तो आपको याद क्या रखना है कि ये जो पुस्तक है आइलैंड ऑफ द लॉस्ट गर्ल्स, ये कुणाल बासु की नहीं है, ये एक लेडी हैं पद्मनाभन, इनकी पुस्तक है। और इसमें क्या बताया गया है कि भैया जो एक छोटी सी बच्ची है उसको बचाया जाता है पेरेंट्स के द्वारा और एक बिल्कुल अननोन आइलैंड्स पर ले जाया जाता है जहां पर ऐसे ही बच्चियों को सुरक्षित बचा के रखा जाता है और वहां पर फिर ये इसके ऊपर पिक्चर भी बनी है। तो ये एक नॉवल है। तो आपको क्या याद रखना है? पद्मनाभन, है ना? तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा 10वें का। आगे बढ़ते हैं। 11th में देखो, 2017 में मध्य प्रदेश सीट से राज्यसभा की एक सीट पर उपचुनाव में कौन सी महिला निर्वाचित हुई है? 11वें नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उस समय कौन हुआ था? तो संपतिया उइके जी हुई थी। क्लियर है बात? यमुना देवी यहाँ नहीं है, कविता उइके यहाँ पर नहीं है। अभी राधा देवी की जगह आपको यहाँ पर राधा सिंह मिल जाएंगी जो कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में 2026 के अंदर मिनिस्टर की पोस्ट पर विराजित हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बोल रहा है जनवरी 2018 तक भारत और पाकिस्तान ने एक समझौते के तहत अपने नाभिकीय ठिकानों की सूची का कितनी बार क्या किया है? एक्सचेंज किया है, जिसमें यह कहा गया है कि दोनों देश कभी भी क्या नहीं करेंगे? नाभिकीय ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। तो 12वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 27 आपके सामने निकल कर सामने आता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हो कि जो अमेरिका इजराइल का जो कंबाइन इनका हमला चल रहा है ईरान पर, ये क्यों चल रहा है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम को यहाँ पर तबाह करना है और ईरान से बोलना है, ईरान को मनवाना है कि ये अपना परमाणु प्रोग्राम क्या कर दे? बंद कर दे। क्लियर है बात? अब देखो, विशाल सिक्का के स्थान पर इन्फोसिस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो यहाँ पर आपको ये याद रखने की अब यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप करंट में याद रखेंगे कौन किया गया, क्या हुआ। ठीक है, उस समय कौन था? सलिल पारेख। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं, संख्या कितनी है? तो ये आपको बताना है कि वर्तमान में एज ऑफ नाउ 2026 में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि हमको क्या करता है? अल्पकालिक लोन देता है। और ये इसलिए नहीं देता कि आप बांध बना लीजिए, आप रोड बना लीजिए, वो क्या करता है? वर्ल्ड बैंक का काम है। आईएमएफ क्यों करता है कि अगर आपके यहाँ मुद्रा के रेगुलेशन से संबंधित कोई उठा उठापटक हो गई है, आपके यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार की कमी हो गई है या फिर आपका कुछ गड़बड़ा गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसको सुधार के लिए आईएमएफ क्या देता है? लोन देता है। ये चीज आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15 नंबर का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? ठीक है, 15वां। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था बट मैं आपको यहाँ 2013 की जगह लेकर चलता हूँ एक दशक आगे, 2023, जिसका रिजल्ट दिसंबर 2023 में आया था। और आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी। ऑप्शंस आर 20, 22, 25 या फिर आप यहाँ पर लिख लें 26, यहाँ लिख लें 27। तो ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा चुनावों में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 16वां क्वेश्चन बोल रहा है 2003, 2004, 2005 या 2006। तो आपको याद रख लेना है 2005 में मध्य प्रदेश का राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट एवं प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ था। क्लियर? अभी आप देखो, इजराइल और अमेरिका बहुत ज्यादा चर्चा में लगातार बने हुए हैं और उसमें भी आप देखोगे तो वर्ल्ड वाइड जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप, ये बहुत ज्यादा लाइट में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, भले ही ये क्वेश्चन पुराना हो गया लेकिन आपको ट्रंप से संबंधित चीजें याद रखना है। क्या पूछ रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस तिथि को जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता दी? 6 जनवरी 18, 6 नवंबर 2017, 6 अक्टूबर 2017 या फिर 6 दिसंबर 2017 को? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें जल्दी से आप लोग।
थोड़ा सा पॉज लेते हैं और आप आंसर करके बताइए जल्दी से, ठीक है। चलिए, आपका टाइम अप होता है। तो सही आंसर क्या होगा? 6 दिसंबर 2017। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18वें की बात करते हैं। तो ये थोड़ा पुराना है आपके पास। विश्व बैंक एवं DIPP द्वारा अक्टूबर 2016 में जारी की गई कारोबार सुगमता रैंक में किन दो राज्यों को संयुक्त रूप से पहला दर्जा मिला? तो आपको यहां से ये याद नहीं रखना है, करंट का डेटा याद रखना है आपको। ये क्या है अपना? आंध्र प्रदेश तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर था। अब मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आता है कालिका पुराण से। तो कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? अब ये जो क्वेश्चन है 19, इसमें इन्होंने आंसर दिया था जैन, ठीक है। क्या दिया था? जैन। तो ये आप क्या कर लें, इसको थोड़ा सा माइंड में डाल लें कि कालिका पुराण यहाँ पर आयोग ने क्या आंसर माना है? जैन आंसर माना है, ठीक है। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थभावी कहा जाता था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? तो आपको अगर पता है तो आप समझते होंगे, अगर आपने पढ़ा है हिस्ट्री में, तो सार्थवा कहाँ से हैं? तो ये जो कारोबारी चलते थे, इनको मार्गदर्शन देने वाले और इनके कारोबारियों की जो श्रेणी रहती है, इसको क्या कहते थे हम? सार्थवा कहते थे। और ये वैश्यों से संबंधित है। कारोबारी मतलब वैश्य मतलब बनिया, ठीक है, वणिक। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान के थे? 21वें नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है। तो शुंगों के पूर्वज मध्य प्रदेश के उज्जैन से थे। क्लियर। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो क्लियर सी बात है, यहाँ पर कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इस्लाम शाह इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 का आंसर बी आपके पास आ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां पर थी? सूरत, सतारा, बॉम्बे या फिर पणजी? तो जल्दी से आंसर करें 23वें नंबर का। सूरत, सतारा, बॉम्बे या फिर पणजी? तो देखो, ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए। मसूलीपट्टनम हुआ, सूरत हुआ, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पता होना ही होना है अगर हम ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर अंग्रेजों को पढ़ रहे हैं। अंग्रेजों को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये पता ही करना है कि वे जो हड़प नीति से राज्यों को हड़पा था, वो कौन से राज्य थे स्टार्टिंग वाले, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन आया। आगे जब हम ये क्वेश्चन की सीरीज जो चलाएंगे अपना PYQ की, इसमें आप वो क्वेश्चन भी देखेंगे जो पेपर में आए हैं और लगातार पूछे गए हैं। इससे आपको एक आइडिया डेवलप होगा कि आफ्टर ऑल ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, हमको क्या क्या पढ़ना है। अभी ये हम जस्ट ऑलमोस्ट मान के चलें कि 10 वर्षों के पेपर सॉल्व करेंगे, है ना। इससे आपको एक आइडिया फ्रेम होगा कि आयोग स्टेप बाय स्टेप अपना लेवल कहां तक लेके गया है। अभी ये आप देख रहे हो बिल्कुल सुपरफिशियली, मतलब ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो इतना ज्ञान काफी है। 24वें नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ गया है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? सिस्टर निवेदिता, सावित्रीबाई फुले, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक? 24वें नंबर का आंसर क्या होगा? सिस्टर निवेदिता। किसने कहा? ये सिस्टर निवेदिता का कथन है, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं भगनी निवेदिता, है ना। सिस्टर को क्या बोलते हैं? भगनी बोलते हैं। कहाँ पर? संस्कृत भाषा में। भारत छोड़ो किसने नारा दिया? देखो, गांधी जी बोलते थे भारत छोड़ो, या फिर आंदोलन का नाम था क्विट इंडिया, लेकिन बच्चों ने बहुत गलत किया था उस समय। फिर ये क्वेश्चन क्या हुआ? चर्चा में आ गया, तो सभी जान गए कि यूसुफ मेहर अली ने ये क्या दिया है? नारा बनाया था, ठीक है। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एम विश्वेश्वरैया। ये इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाते हैं? इंजीनियर्स डे मनाते हैं। JRD टाटा, GD बिरला, पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया MP से भी रिलेटेड है, तो आपको कमेंट करके बताना है ये किस क्रम के राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश में। और आपको यहाँ से ये भी पता होगा कि जब त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था, तो यहाँ पर ये गांधी जी के कैंडिडेट थे और ये सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे, और गांधी जी ने मुंह बना लिया था और सुभाष चंद्र बोस ने फिर क्या किया था? पद से इस्तीफा दे दिया था। फाइनली बना कौन था? तो वो आपको कमेंट में बताना है कि फाइनली त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष किसे बनाया गया था। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की, और ये आता है किस नरसंहार को मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है? चरण पादुका, झाबुआ, मंडला या फिर अमझेरा? अमझेरा कहाँ पर है? तो अमझेरा के राजा बख्तावर राव हमारे सामने आते हैं, ठीक है। सरदारपुर तहसील में, धार जिले में। मंडला, झाबुआ, चरण पादुका। चरण पादुका आपको मिलेगा छतरपुर में, तो ये याद रखना है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? चरण पादुका को ही कहते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है, ठीक है। और ये अगर आप देखने जाएंगे तो आपको ये ज्यादातर कब मिलेंगे? तो ये चरण पादुका हुआ, ये सारे के सारे आपको
देखने के लिए मिलते हैं 14 जनवरी की टाइमलाइन में। ठीक है, मतलब आप जनवरी के महीने को याद रखें। क्लियर है बात। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या फिर सिंधु। 28वें नंबर के क्वेश्चन पूछा है सबसे लंबी, वॉल्यूम वाइज पानी में देखेंगे ब्रह्मपुत्र, लेकिन लंबी देखेंगे तो भारत में कौन है? तो गंगा नदी सबसे लंबी है। इसकी लंबाई, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। क्लियर। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम मतलब इलायची या फिर नल्लामलाई। चलो इसका आंसर करो 29 नंबर का। तो इसका आंसर क्या होगा? इलायची पर्वत, कार्डेमम। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? महानदी, नर्मदा, गोदावरी या फिर कावेरी। तो देखो दक्षिण भारत की यहां पर बात हो गई। अगर आपने ऑप्शंस देखें तो यहां पर दक्षिण भारत की बात हो गई है, क्योंकि नर्मदा नदी आप देखेंगे तो ना तो दूसरे तीसरे नंबर पर भी नहीं आ रही, या आप देखो तो गोदावरी यहां पर 31 का आपको पास सही आंसर निकलता हुआ आप सामने आ जाएगा। क्लियर है। पाक जल डमरू, ये PAK नहीं है, ये पाक वाला पाक है। कौन सा है? पालक वाला पाक है ना। कहां पर स्थित है? किन दो देशों के मध्य या फिर किन के बीच स्थित है? भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत और मालदीव्स। तो 32वें का आंसर सभी को पता होगा, नहीं पता है तो भैया याद करो इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भूगोल पढ़ोगे तो आपको याद रखना है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, हमारे MP एग्जाम अकेडमी पर पुरानी जो क्लासेस हैं आप उनको देखेंगे तो आपका रिवीजन भी होगा और इसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स भी आपको देखने मिलेंगी। अब देखो ITCZ एक निम्न वायुदाब की पेटी है, ये स्थित कहाँ पर होती है? व्यापारिक और पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य। B बोल रहा है पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य। C बोल रहा है ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र में। और D बोल रहा है भूमध्य रेखा पर। तो ITCZ की बात हो रही है तो ITCZ कहाँ पर स्थित होती है? यहाँ पर स्थित होती है। अब ये आपको क्या देखने मिल गया? तो 33 में आपको देखने मिल गया भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या फिर बाघों के लिए? तो ऑब्वियस सी बात है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर मध्य प्रदेश में सबसे पहले यहीं पर आया। किस लिए प्रसिद्ध है? तो टाइगर के लिए, है ना। और यहाँ क्या मिलता है? तो भैया ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा आपको देखने के लिए मिलता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेपा नगर का संबंध किस उद्योग से है? खाद से, अखबारी कागज से, चीनी से या फिर ऊनी वस्त्रों से? तो सर ये कैसे क्वेश्चन आते थे? ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। बस आपको करना क्या है कि आपको बिल्कुल जो बेसिक टू मॉडरेट क्वेश्चन है उनको सही करना है, लाइक दिस क्वेश्चन। आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित स्थान में से कौन सा एक 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर या फिर उसके निकटतम स्थित है? देखो इसने क्या बोल दिया कि आपसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं बोला है, बोला पूछा है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर या उससे निकटतम स्थिति किसकी है? तो 36वें नंबर में आपको याद रखना है जबलपुर की है। क्लियर। अब देखो भावांतर भुगतान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भैया किस क्षेत्र से है? कृषि से संबंधित है। अभी भी इस योजना में चल रहा है। अभी आपने जैसे देखा कि सरसों में भाव आपका 600 रुपए बोनस हो गया है, उड़द में 600 रुपए बोनस हो गया है, और ये भावांतर भुगतान उस समय लाई गई थी, है ना, जब बहुत ज्यादा यहाँ पर भाव में अंतर आ रहा था। तो सरकार ने बोला था कि जो भी आपकी MSP है और जो खरीद हो रही है उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सरकार के द्वारा पे किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना कब की गई? कमेंट करना है। इसके संस्थापक कौन थे? कमेंट करना है। हैदराबाद की आजादी या फिर बोले हैदराबाद के भारत में विलय या ऑपरेशन पोलो में इनका क्या योगदान था? क्लियर। देखो क्या पूछ रहा है, BSF है किन देशों की सीमाओं पर रक्षा का दायित्व है? पाकिस्तान नेपाल, पाकिस्तान भूटान, पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान व चीन। तो आपको याद रखना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये दो ऐसे क्या हैं, देश हैं जहां पर BSF क्या करती है? सीमा पर पेट्रोलिंग करती है। क्लियर। चलो आगे बढ़े। 38वें नंबर पर देखो, मध्य प्रदेश में कौन सा या कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं? नहीं रहे हैं। जस्टिस ND ओझा, नारायण दत्त ओझा या नारायण दत्त तिवारी। 39 का क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। PV दीक्षित, पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित, GD दीक्षित या फिर GP सिंह, गुरु प्रसन्न सिंह। तो यहाँ क्या निकल कर आ रहा है? अगर पढ़े हैं आपने तो आपसे क्लियरली बनेगा कि यहाँ पर GD दीक्षित कोई भी नहीं है। ठीक है, GD दीक्षित नाम गलत दिया हुआ है आपको। 39वें नंबर में C होप्स आपका ऑप्शन होगा।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल की विश्रांति, मतलब जब सत्र नहीं लग रहे हैं तो अध्यादेश प्रख्यापित करता है, मतलब अध्यादेश कब निकालता है, ऑर्डिनेंस। तो राष्ट्रपति को देखोगे आप, प्रेसिडेंट को देखें हम, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है 123 में, वहीं गवर्नर के पास पावर कहां पर है 213 में। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये 2011-12 में आपको नहीं पढ़ना है, आप अभी का देखेंगे। तो अभी आपको क्या याद रखना है, वर्तमान में अगर बात की जाए तो पूछा जा सकता है यहां से क्वेश्चन। जीएसडीपी की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं कि 2047 में मध्य प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट में जो जीएसडीपी है वो कितनी की गई है, तो लक्ष्य रखा गया है 250 लाख करोड़। ठीक है, इसके बाद याद रखना है कि लगभग 22 लाख रुपए सालाना प्रति व्यक्ति आय की बात की गई है। 100% यहाँ पर लिटरेसी मतलब शिक्षा की बात की गई है। इतनी सारी बात की गई है। इसके अलावा अगर देखोगे तो आपको याद रखना है कि जो अभी 69-70 पर चल रहा है, तो यहाँ पर बात की गई है कि भैया लगभग 84 ईयर हमको क्या करना है, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी करना है, मतलब औसत आयु कितनी करनी है मनुष्य की मध्य प्रदेश में, 84 साल। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव पद किस वर्ष सृजित किया गया, 42 नंबर का क्वेश्चन आपको याद रखना है। वैसे भी ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था आपका, तो इतना लोड नहीं लेना है। ये फैक्ट आपको थोड़े से याद रखने हैं। ये वर्तमान की बात है ना, 2047, जो कि आपका नवंबर 2000 कब आया है, 24-25 में आपको ये बताया गया था कि हम 2047 जो विकसित भारत अभियान है, विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम है, ये विजन रखा था मुख्यमंत्री ने। ठीक है, और बजट में भी ये बात की गई है, तो आपको याद रख लेना है। कहीं कहीं पर आपको 250 लाख का 2.1 ट्रिलियन डॉलर देखने मिल सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव की बात कब की गई है, तो याद रखना 1951 में की गई है। आपको मैंने जब यूनिट 5 पढ़ाई है तो आपको बताया है कि मेजरली आप देखें तो 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, इसके बाद एमओएस मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसके बाद क्या होता है, उप मंत्री, डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, ये डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, यहाँ पर याद रखना उप मंत्री। और इनका एक्सटेंडेड वर्जन क्या होता है, संसदीय सचिव, मतलब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। क्लियर है बात, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, 1951। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 43वें नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये आप लोग कमेंट करेंगे, पढ़ लो इनको अच्छे से। 371 का खा गा घा। अब देखो ये 2018 ऑलमोस्ट आपके पास 9 साल पहले इतना टफ क्वेश्चन आया है। क्या आया है, टफ क्वेश्चन आया, क्योंकि आप सभी की आदत ऐसी नहीं है कि आप 371 का ABCD याद करें। ठीक है, तो 43 का आंसर क्या याद रखना है, C इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनको पढ़ना, और कोई भी समस्या आती है कमेंट करना, आप उसकी अपन क्या करेंगे, क्लास कंडक्ट करेंगे। ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं। शेड्यूल कास्ट में आप देखोगे तो कहां पर इनका वर्णन मिलता है, 338 आर्टिकल में मिलता है। क्लियर है बात, याद रखेंगे। ऑप्शन ए 59, ऑप्शन बी 69, सी बोल रहा है 79, या फिर डी बोल रहा है 84। तो 44वें का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब ये क्या पूछ रहा है, राज्यसभा की सीट्स पूछ रहा है। आंध्र प्रदेश में 18 सीट हैं, उड़ीसा में 10 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं। अब ये यहाँ से आप प्रकृति समझ सकते हैं, नेचर, या फिर हम बोलें कि ये जो पॉलिटी है, या फिर हम बोलें संविधान है, इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका कहाँ तक जा रहा है, ये आपको समझ में आएगा 45वें नंबर के क्वेश्चन से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आंध्र प्रदेश। अब आपको बताना है कि आंध्र प्रदेश में कितनी राज्यसभा की सीट्स हैं, बताओगे कमेंट करके, कमेंट बॉक्स चेक करूंगा, बताना। ठीक है, जो भी कमेंट करके ये आंसर देगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहां पर है, तो सबसे पहले याद रखो कहां है ये है ग्वालियर में, तानसेन, ठीक है, मानसिंह, इसके बाद गुजरी महल, बहुत सारी चीजें, सूर्य मंदिर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, महाराजपुरा एयरबेस स्टेशन, मेडिकल कॉलेज, बहुत सारी चीजें यहाँ पर। तो 1952, 1957, 1960 या फिर 1961, डी ऑप्शन। तो 46 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1957।
क्या होगा 1957। अब आप याद कैसे करोगे? तो याद ऐसे करना है कि लक्ष्मीबाई ने, जो महारानी लक्ष्मीबाई थी झांसी की, इन्होंने क्या किया? तो भैया इन्होंने किया 1857 में, क्या किया इन्होंने? स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अब उसी 100 साल आप ऐड कर दोगे, क्योंकि ये फूलबाग ग्वालियर में ही क्या हुआ, इनकी मृत्यु हुई, ठीक है, अंग्रेजों से लड़ते हुए। तो याद रखना है वही कहां पर है, ग्वालियर में है। 1857 से कनेक्ट करना है सन, एग्जैक्ट 100 ईयर्स लेटर 1957। एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये बताओगे आप सभी, एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स, स्नूकर, कैरम या फिर शतरंज? 47 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो चेस से संबंधित है। क्या है ये? चेस। ओके। अब देखो, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? विश्वनाथन आनंद। ये क्या है? भारत के ग्रैंड मास्टर। गीत सेठी, सचिन तेंदुलकर। गीत सेठी का बताना जरा, किस खेल में ये वर्ल्ड चैंपियन बने हैं बहुत बार? सचिन तेंदुलकर सबको पता है, क्रिकेट से। धनराज पिल्लई सबको मालूम है कहां से हैं, तो हॉकी से। अब गीत सेठी का आप बताएंगे। अब देखो 48वें नंबर का आंसर क्या होगा? विश्वनाथन आनंद को सबसे पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिब्रो किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, खो खो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल? तो किससे संबंधित है ये? 49 नंबर। तो ये लिब्रो जो है ये डी, वॉलीबॉल से संबंधित है, ठीक है। अब देखते हैं 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले कौन थे? 50। अब हमने आधा पेपर सॉल्व कर लिया है और आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिले हैं कि जो अभी पूछे जा सकते हैं। ओ एम नाम्बियार, ओम प्रकाश भारद्वाज, बी भागवत या फिर ऑल ऑफ द अबव? अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है कि आपने नाम नहीं सुने हैं। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव भी है, हमको लग रहा है ओम प्रकाश भारद्वाज लगाएं, नाम्बियार लगाएं। यहाँ अगर आपको नहीं पता है तो क्या है आपके पास, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अब ये आप फंस सकते हो नेगेटिव मार्किंग में, क्योंकि अभी आपको पता है क्या है, 3 और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ये क्या है आपका करेक्ट और ये नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपका एक सही गलत हो जाएगा। मैराथन रेस की दूरी कितनी होती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 51 नंबर का, सभी को मालूम है, 26 मील 385 गज। सभी को पता है या नहीं पता है? चलो, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? गगन नारंग, राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार? तो याद रखो भैया, अभिनव बिंद्रा ने क्या किया है, एकल जो प्रतियोगिता हुई थी वहां पर क्या किया है, अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब हम आते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। तो कब मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस? बिल्कुल कैसा क्वेश्चन आ गया, ये तो टिप ऑफ टंग पर होना चाहिए। 29 अगस्त को हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं 29 अगस्त को? किसका जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी से बताओ, किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं? वह कौन से खिलाड़ी हैं जिसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, इसके अलावा राजीव गांधी खेल रत्न और पद्मश्री सभी कुछ मिला है? अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, प्रकाश पादुकोण या फिर पुलेला गोपीचंद? तो गोपीचंद क्या है, शटलर हैं। प्रकाश पादुकोण क्या है, ये आपको पता होगा। ये क्या, बताओ जल्दी से, कौन है प्रकाश पादुकोण? दीपिका पादुकोण को सब कोई जानता है, इनके पिताजी हैं। अब आप बताएंगे जल्दी से, टेनिस खेलते थे या फिर ये भी बैडमिंटन प्लेयर हैं या फिर हॉकी प्लेयर हैं? कौन है? सचिन तेंदुलकर को सभी जानते हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद अभिनव बिंद्रा को भी। तो सही क्या होगा 54वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर डी, पुलेला गोपीचंद को ये सारे अवार्ड मिले हैं। अर्जुन, द्रोणाचार्य, मतलब ये पहले खिलाड़ी के रूप में, फिर द्रोणाचार्य गुरु के रूप में, फिर राजीव गांधी खेल रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार, इसके अलावा पद्मश्री। तो आप ये देखें, सारे पुरस्कार मिले। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है? सोन घाटी नहीं, पर कॉन्सेंट्रेट करना, सोन घाटी, नर्मदा, ताप्ती या फिर चंबल? ठीक है, नहीं है, भ्रंश, रिफ्ट की बात कर रहा है। तो यहां पर क्या आएगा आपके पास 55 नंबर का, 55वें नंबर का क्या आएगा, चंबल घाटी। आगे बढ़े। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी में, महादेव में, मैकाल में, विंध्यन में? अब देखो ये श्रेणी लिख दिया है ना, तो ये थोड़ा यहाँ पर दिक्कत हो गई है, क्योंकि आप देखोगे महादेव श्रेणी नहीं है, सतपुड़ा श्रेणी की, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की महादेव एक पहाड़ी है, वहां पर है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है, महादेव पहाड़ी, आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, ऑल दो 1350 मीटर आप याद रखेंगे, लेकिन थोड़ा ये इसका टेक्निकल फॉर्म में ये गलत हो गया कि श्रेणी नहीं है, श्रेणी के अंतर्गत एक पहाड़ी का नाम है। क्लियर है? रेंज के अंतर्गत एक क्या है आपकी पहाड़ी है, महादेव पहाड़ी।
क्लियर। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? क्षिप्रा बिल्कुल मिलती है, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। तो बेतवा कहाँ मिलती है? तो बेतवा मिलती है यमुना में। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को छूता है? झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम या फिर मंदसौर? जल्दी से बताएंगे कि झाबुआ और अलीराजपुर, झाबुआ से अलीराजपुर किस सन में बनाया गया? 2008, 2009, 2012, 2013? जल्दी से बताओ। 58वें नंबर का आंसर क्या होगा? कमेंट करो जल्दी से। तो क्या होगा भैया? झाबुआ होगा। क्या होगा? झाबुआ। अलीराजपुर का बताना कहाँ से मिलता है? अलीराजपुर किन दो प्रदेशों से इसकी सीमा टच होती है? मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? भूमध्य रेखीय? बिल्कुल नहीं। मरुस्थलीय? बिल्कुल नहीं। ध्रुवीय? बिल्कुल नहीं। मानसूनी? हाँ बिल्कुल। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मलाज खंड में क्या है उत्पादन? तो मलाज खंड कहाँ पर मिलेगा हमको? मलाज खंड हमको मिल जाएगा बालाघाट में। यहाँ पर क्या है? तो भैया तांबा यहाँ पर बहुत मिल रहा है। हीरा हमको कहाँ मिलता है? हीरा पन्ना में मिलता है। किम्बरलाइट चट्टान में मिलता है, पाइप जो रहता है ना। और यहाँ पर क्या है? भागीर नदी है, रामखेरिया है। ठीक। लिग्नाइट क्या है? कोयले की किस्म है। लौह कहाँ मिल रहा है? ये सब आपको कमेंट करके बताना है। जबलपुर में मिलता है क्या? लौह। चलो आंसर देना। 61 में देखो, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पूछ रहा है? परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। झाबुआ, बड़वानी, अलीराजपुर या फिर डिंडोरी? चलो 61वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर देना है सभी को। क्या होगा? अलीराजपुर। अगर यहीं पर पूछा जाए जनसंख्या, तो जनसंख्या कहां पर हो जाएगी आपकी? धार में। कहां पर? धार। चलो गुजरी महल किसने बनवाया? तो अभी हम देख के आए हैं कहां पर है? ग्वालियर में है। कौन बनवाएगा? तो भैया मानसिंह बनवाएंगे। गुजरी क्या थी? तो गुजरी मानसिंह की रानी थी। ये कहां से थी? तो ये गुर्जर समुदाय से आती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं 63वें नंबर की। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित नहीं है? सेंधवा, मऊ, सारंगपुर या फिर शुजालपुर? अब अगर ये जो ऐसे श्रेणी हुआ, ये हुए ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट होने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता वर्तमान के केस में। ठीक है। लेकिन ये उस समय डिलीट नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर सभी को पता था कि भैया शुजालपुर नहीं है इसका आंसर। अगर आप देखोगे तो ये महू है, मऊ कोई भी जगह नहीं है। क्लियर। मऊगंज जिला है लेकिन मऊ यहाँ कोई भी नहीं है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 खत्म हो चुका है। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है याद, या ये आपको नहीं देखना है, ये अभी के डेटा को आपको याद करना है। मध्य प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात 1000 से ज्यादा है? अनूपपुर, बुरहानपुर, इंदौर या फिर डिंडोरी? 65वें नंबर का आंसर क्या होगा भैया? तो डिंडोरी। क्या होगा? डिंडोरी। पता है डिंडोरी का कौन है? लहरी बाई कहाँ की है? जल्दी से कमेंट करके बताना है। जो कि बाजरा राजदूत थी। इनके पास क्या है? 150 से अधिक किस्मों का क्या है? बीज बैंक उपलब्ध है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने इनका उल्लेख किया है ना। 66वें नंबर पर देखें तो निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव नहीं रहे हैं? पूछ रहा है, नहीं रहे। आरपी नायक, बीके दुबे, आरएस खन्ना या फिर पीके नरोन्हा? 66वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पीके नरोन्हा तो कोई रहा ही नहीं है। अब आपको बताना है कि नरोन्हा जो एकेडमी है इसका नाम किस सन में मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं नरोन्हा जी, इनके नाम पर किया गया, किस ईयर में? ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और नरोन्हा जी का नाम आप समझ ही गए होंगे क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मध्य प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 67 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो 1995 में जिला योजना समिति एक्ट पारित किया गया। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण अभियान किसके वित्तीय सहयोग से चल रहा है? IMF, देखो यहाँ पर लिख लो, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IFC, इसके बाद IFAD और IIMA। अब बताओ, तो बताओ जल्दी से 68 नंबर का आंसर क्या होगा? 68 का आंसर होगा IFD। ठीक है। चलो आगे बढ़े। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ गया है आपके पास। ठीक है। और वर्तमान में भी पूछा जा सकता है कि कब हुआ स्टार्ट। तो 69वें नंबर का आंसर क्या होगा? 2010-11 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना स्टार्ट हुई। अभी देखो MP इंक्यूबेशन की बात हो रही है। अभी यहाँ पर भी इस बार के बजट में भी आपके पास आया है
कि कितनी अटल टिंकरिंग लैब थी, कितनी हो गई हैं, कितने इंक्यूबेशन सेंटर हो गए हैं, कितने स्टार्टअप हो गए हैं, ये सारे आपके पास डेटा अपडेटेड है। लेकिन ये किस वर्ष से लागू की गई इंक्यूबेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी मध्य प्रदेश में, तो 70वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 2016 से लागू की गई। आगे बढ़ते हैं, 71 की बात करें तो जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी कॉन्क्लेव कहां पर हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कहां पर हुआ, इंदौर में हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, अटल ज्योति योजना 2013 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र को कितने न्यूनतम घंटे बिजली देने का प्रावधान किया गया था, तो यहाँ पर 72 में आप देखेंगे तो 10 घंटे न्यूनतम बिजली की बात की गई है। अब हम आते हैं कंप्यूटर पर, जो कि वर्तमान में यूनिट 9 है, जिसे हम बोलते हैं आईसीटी। कंप्यूटर पर लिखित लिंक्ड जानकारी के संग्रह को जो इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होती है खाली स्थान कहा जाता है, वेब सर्वर, वेब स्टोर, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर वेब इंफॉर्मेशन। ठीक है, 73वें नंबर का आंसर देना है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। आप सभी को लग सकता है कि सर ये वेब इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, नहीं, लेकिन आप देखो कंप्यूटर पर ये लिखित रहते हैं और क्या होते हैं, ये लिंक्ड जानकारी के संग्रह को आपको एक्सेस करने देता है कौन, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इस तरीके से समझना है। खाली स्थान, खोज क्षमता, ईमेल, समाचार, स्टॉक की कीमतें, खेल, मनोरंजन जैसी सेवाएं प्रदान करता है, हॉस्टल, पोर्टल, आर्टिकल या फिर न्यूज़पेपर। तो कंप्यूटर की बात चल रही है, ईमेल की बात चल रही है, तो डेट इज पोर्टल, पोर्टल इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, 76 पर आते हैं, अवांछित जंक ईमेल क्या होता है, स्पैम होता है, डी। ठीक है, जैम नहीं है, डी रैम, और क्या होता है, डायनेमिक रैम, एस डी रैम, तो ये आपको याद होगा, रैम का हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़े, जानबूझकर विघटनकारी सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से कंप्यूटर तक फैलता है को क्या कहेंगे हम, तो भैया बोलेंगे वाइटल इंफॉर्मेशन अंडर सीज, दैट इज वायरस। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल हो गया है, चैट सॉफ्टवेयर हो गए हैं, सर्च इंजन में भी अभी आप आगे देखोगे तो 2019-20 से ऐसा ट्रेंड आ गया था, और वर्तमान में 24 में भी ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए जो आपने कभी सुने ही नहीं, है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं 78वें नंबर की। कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए क्या है, एक आवश्यक घटक नहीं है, वीडियो कैमरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है जरूरी है वीडियो कैमरा। डिस्प्ले डिवाइस, बिल्कुल हम देखेंगे कैसे, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है डिस्प्ले, इसको हम क्या बोलते हैं, वीडीयू। क्लियर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। टेलीफोन या फिर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जिससे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं या आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, टेलीफोन की बात हो रही है, तो यहां पर आवश्यक घटक क्या नहीं होगा, टेलीफोन आपका सही आंसर हो जाएगा। हमको इंटरनेट चाहिए, टेलीफोन नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी साइबर अपराध की दो आवश्यक विशेषताएं होती हैं, ऑप्शन ए, कार्यप्रणाली के रूप में कंप्यूटर जो टेक्नोलॉजी है तथा पर्यावरण की अखंडता। देखो पर्यावरण को साइबर अपराध से कोई मतलब नहीं है, तो ये तो रूल आउट हो गया। ठीक है, अपराधी कंप्यूटर दक्षता तथा कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की शिकार अनभिज्ञता। सी बोल रहा है हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, हैकर तथा क्रैकर। तो देखो कौन सी दो विशेषताएं होंगी, तो मतलब जो अपराधी है वो क्या हो, बिल्कुल प्रो हो, उसकी एफिशिएंसी बहुत हो, और जो शिकार हो रहा है उसको टेक्नोलॉजी के विषय में कुछ पता ही नहीं है। तो 79 का ऑप्शन क्या आ जाएगा अपना, बी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखो 80 पर बढ़ते हैं। शब्द खालिस्तान का आशय है ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी के कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाकर घुसता है, जालसाजी के उद्देश्य से जानबूझकर वेबसाइट को विकृत करता है। वाइट हैकर, वाइट हैट या फिर हैकर या फिर क्रैकर, और बोल रहा है स्टैकर। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको 100% लगेगा, क्योंकि आप में से कई सारे स्टूडेंट्स क्या लगा के आएंगे, हैकर बी लगा के आएंगे, जबकि इसका आंसर क्या है, क्रैकर। क्योंकि हैकर जो होता है इसमें वाइट हैट भी आ गया है आपका, ठीक है, ग्रे भी आ गया है आपका, और इसके अलावा ब्लैक भी आ गया है। ठीक, व्हाइट क्या है, जो ब्लैक से रोकेगा, ग्रे क्या है, जिसका भरोसा नहीं रहता है, कभी मनाया तो व्हाइट बनेगा, कभी मनाया तो लंका लगा देगा। क्रैकर मतलब होता ही है ब्लैक वाला। ठीक है, तो इसी को आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा, सी, दैट इज क्रैकर। जब किसी वेबसाइट के ग्राहक नकली नेटवर्क यातायात की बाढ़ के कारण क्या होता है, मतलब एक्सेस फ्लो हो जाए, तो ऐसे वेबसाइट होता है ना, खुल नहीं रही है, तो किस प्रकार से जाना जाता है, वायरस से, ट्रोजन हॉर्स से, क्रैकिंग से, या फिर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से। तो ये क्या है भैया, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो गया है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ ये जो वेबसाइट थी इस पर हमने क्या कर दिया, एक कृत्रिम रूप से इस एड्रेस पर ऐसा दिखा दिया कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और यहाँ पर कंजेशन के कारण आपकी वेबसाइट नहीं खुल रही।
अब ये देखिए ये आ गए हैं एक्ट, तो आपको ये पढ़ने नहीं है, हम इसे स्किप करते हैं। ठीक है, जहां पर भी काम का होगा तो वहां हम रुक जाएंगे, डोंट वरी। अदरवाइज आपको यहाँ से कोई भी काम की चीज नहीं देखने के लिए मिलेगी, जो भी काम का मिलेगा हम लोग देख लेंगे। क्लियर है बात? अब देखो, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, क्योंकि मानव अधिकार आपके पास क्या है, नेशनल ह्यूमन कमीशन आपके पास मिलता है, मानव अधिकार नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, एनएचआरसी मिलता है। संरक्षण अधिनियम तो इसी के अंतर्गत बना है, तो ये कब प्रवत्त हुआ इसकी बात हो रहा है, तो 91 का आपको आंसर करना है। 23 सितंबर 1993, 28 सितंबर 1993, 23 सितंबर 1995 और 28 सितंबर। देखो 23 और 28 कॉमन है, बट 1993 और 1995 अगर सन याद है और आपको ईयर याद नहीं है तो नहीं बनेगा। सन मतलब मैं बोल रहा हूं कि आपको मंथ याद है और ईयर याद नहीं है तो नहीं बनेगा। इसमें आपको पूरा, अब आयोग क्या चल रहा है, ये तो चलो 10 साल पुराने पेपर हैं लगभग। अब आयोग क्या कर रहा है भैया, एक्यूरेसी, उसको प्रिसीजन स्ट्राइक चाहिए। कैसा चाहिए आपको, डेट मंथ ईयर सब कुछ याद होना चाहिए। तो 91 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। 28 सितंबर 1993 को ये क्या हुआ, प्रवत्त हो गया। कौन सा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं होता है, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष होता है, विधि आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का अध्यक्ष होते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो क्या होगा आपके पास, बी। 92 का भी क्या आंसर आ जाएगा, बी आपके पास आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे, तो 93, अब ये यहाँ पर ऐसा नहीं है, बदल चुका है। आगे बढ़ते हैं, मानव अधिकार आयोग को कैसा समझा जाता है, तो मानव अधिकार, देखो आयोग का क्वेश्चन आ गया तो आयोग को ये क्या समझेंगे, तो अभी भी आपसे पूछा जा सकता है, इनके पास क्या होती है, सिविल न्यायालय की शक्तियां होती हैं, किसी को समन करना, किसी को बुलाना, उससे एफिडेविट लेना, उससे बोलना कि भैया तुम जो एविडेंस है वो प्रस्तुत करो, डॉक्यूमेंट लाओ, किसी न्यायालय से डॉक्यूमेंट की क्या करना है, मांगने की अपनी सिफारिश करना। तो ये सारी चीजें किसकी हैं, सिविल न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत आती हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो 75, सशस्त्र बल के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायत के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी की अर्जी की प्राप्ति पर स्वयं जांच करेगा, पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करेगा, केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगेगा, या फिर डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। तो आयोग खुद कुछ नहीं करता है, ठीक है। ये क्या करेगा, जब सशस्त्र बलों की बात आ जाती है, आर्म फोर्सेस की, तो केंद्र सरकार से ये रिपोर्ट मांगेगा। क्लियर? ये देखो, राज्य मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, ए राज्यपाल, बी संबंधित राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सी बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई, या फिर डी बोल रहा है राष्ट्रपति की सलाह से, मतलब परामर्श कंसल्टेशन से। तो 96 नंबर में क्या होगा भैया, हाई कोर्ट जो है मध्य प्रदेश का, यहाँ के चीफ जस्टिस की सलाह से। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़े, 98 नंबर की बात करते हैं अब हम। आयोग मतलब कि यही बात हो रही है राज्य मानवाधिकार। देखो ये मानवाधिकार पर फंस गया है, तो तुम देख रहे हो कि पहले क्या करता था, मानवाधिकार से ही उसने पूरे क्वेश्चन लगा दिए। ठीक है, एक आयोग को पकड़ के उसने पूरा भूत बना दिया बच्चों को। आयोग, राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग या राज्य आयोग के द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी क्या समझा जाता है, तो भैया जो भी ये सरकारी लोग रहते हैं इनको क्या मानते हैं हम, लोक सेवक मानते हैं, मतलब जनता के सेवक। क्लियर है बात, लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देगा, राज्यपाल को, राज्य सरकार को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। पूछ रहा है राज्य आयोग, तो राज्य आयोग किसे देगा, राज्य सरकार को देगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, अगर अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप लगा सकते हो कि राज्यपाल को देगा, है ना, लेकिन किसे देता है, तो राज्य सरकार को देता है। लास्ट एंड 100 क्वेश्चन देखो, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में कौन शामिल नहीं है, नौसेना, राज्य के सशस्त्र बल, थल सेना या फिर वायुसेना। अब बोल रहा है जो आर्म फोर्सेस हैं यहाँ पर कौन शामिल नहीं है, तो देखो राज्य की बात में राज्य नहीं होगा, राज्य के सशस्त्र बल नहीं होंगे शामिल। आपके पास क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो होप आप लोगों ने ये अच्छे से समझा होगा, पेपर इसका पैटर्न समझा होगा, क्वेश्चन पीएससी पूछता कैसे है। अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे
है ना। तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। और जैसे जैसे हम 2025 तक आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एक आइडिया डेवलप हो जाएगा विद इन अ वीक कि हमें पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि अब आप देखोगे नेगेटिव मार्किंग आ गई है। ठीक है, अगर आपको कोई भी समस्या होती है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा प्रीलिम्स का कोर्स चल रहा है जिसमें कि कोर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अमोघ क्रांति अभी आपको 5 तारीख तक ये डिस्काउंटेड प्राइस में उपलब्ध है। इसमें आपको प्रिंटेड नोट्स आपके होम एड्रेस पर या आपका जो भी एड्रेस है वहां पर डिलीवर हो रहे हैं। इसके अलावा आपको वीडियो क्लासेस मिल रही हैं लाइव और रिकॉर्डेड, है ना। जो टेस्ट सीरीज भी है वो आपको केवल और केवल 399 रुपीज में मिल रही है, जहां पर आपके सेम एज इट इज जैसा पैटर्न अभी 2025-26 में चलने वाला है और 25 में आया है, 24 में आया है, उन्हीं पर आधारित नेगेटिव मार्किंग, है ना, ये टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप अमोघ क्रांति लेते हो तो 399 पर भी आपको 99 का ऑफ और मिल जाएगा। तो आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।